सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल बालाजी स्टडी अड्डा को और इस बेल आइकन पर क्लिक कीजिए फॉर लेटेस्ट अपडेट। Welcome to Balaji Study Adda. नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम बीटीसी रिजल्ट सन 2017 का जो मैथ का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन करा रहे हैं। तो इसके फर्स्ट पार्ट में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न और अति लघु उत्तरी प्रश्न के सारे क्वेश्चन करा चुके हैं। अगर वो पिछला पार्ट आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन है, उस पर क्लिक करके आप वो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इसका सेकेंड पार्ट, यानी कि सारे जो लघु उत्तरी प्रश्न हैं उनका सॉल्यूशन। तो ये जो है हमारा मैथ का जो है वो पेपर का जो है वो पार्ट 2 जो है वो हो जाएगा और इसमें जो है हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हमारा 12 क्वेश्चन नंबर है हमारा 2 की पावर 5 गुणे 16 की पावर -2 डिवाइडेड 2 की पावर -3। तो इसको जो है हमें सरल करना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। इसका मान क्या आएगा वो हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 16 को जो है इस 2 जैसे लिखा है ऐसे ही चेंज कर लेंगे। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4। तो इस फॉर्म में हम लिखते हैं 2 की पावर 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणे 16 को लिख सकते हैं 2 की घात 4 और ब्रैकेट में बाहर जो है -2 लगा है तो -2 और डिवाइडेड 2 की घात -3। अब ये जो है आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, यानी कि 4 और 2 से करेंगे तो हम हो जाएगा 8 और ये माइनस का चिन्ह लगा यानी कि माइनस भी आ जाएगा। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो -3 है जब आपको प्लस में पावर में लानी होती है तो हम इसको बटे में बदल लेते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, 2 की घात 5 को ऐसे ही रहने देते हैं, गुणे ये हो जाएगा 2 की घात -8, 4 को -2 से गुणा कर देंगे, डिवाइडेड को भी ऐसे ही लगे रहने देते हैं। माइनस में पावर है यानी कि जब हम इसको प्लस में लाएंगे तो हम 1 बटे जो है 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो घात है वो हमारी प्लस में आ गई, यहाँ पर माइनस में थी। अब क्या कर सकते हैं हम, ये डिवाइडेड है, हम इसको जो है वो मल्टीप्लाइड में चेंज करते हैं। तो ये जो संख्याएं होती है इसको पलट देते हैं, यानी कि जो 2 की घात 3 है ये ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और ये जो डिवाइड है उसकी जगह मल्टीप्लाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि 2 की घात 5 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, गुणे 2 की घात -8 को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाइड का जब चिन्ह लगाएंगे तो ये संख्याएं जो है वो पलट जाती हैं, यानी ऊपर आ जाएगा हमारा 2 की घात 3 और 1 नीचे जाएगा, उसको कोई मतलब नहीं होता, यानी इतना ही हमें बचेगा। अब देखिए यहाँ पर सब में आधार समान है, ये बेस देखिए 2 2 2 तीनों में समान है, यानी जब आधार समान होते हैं तो जो घातें होती हैं वो जुड़ जाती हैं। तो 5 में माइनस का 8 जोड़ेंगे और प्लस का 3 जोड़ेंगे, यानी कि 2 की पावर 5 -8 + 3। अब देखिए यहाँ पर 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा और माइनस का 8 ऑलरेडी, यानी कि 8 में से 8 घट जाएगा तो हमारे पास 0 बचेगा, यानी आ जाएगा हमारा 2 की घात 0। अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान जो है सदैव 1 होता है, यानी कि इसका मान जो है हमारा 1 जो है आपको प्राप्त हो जाएगा और यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्टेप वाइज हम सारी चीज़ें यहाँ पर बताते चल रहे हैं। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगला क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई व मोटाई जो है क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर व 7.5 सेंटीमीटर है। एक 5 मीटर लंबी, 3.5 मीटर ऊंची व 33 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने में जो है वो कितनी ईंट लगेंगी, ये हमें बताना है। तो देखिए सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। तो ईंट की जो है जो लंबाई है वो है 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई की बात करें तो हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और मोटाई की बात करें तो हो जाएगी 7.5 सेंटीमीटर। 3 चीज़ें हमें दे रखी, ईंट की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। अब ईंट जो है अगर आप उसकी आकृति की बात करें तो वो एक घनाभ होती है। घनाभ आपने आकृति देखी होगी, घन और घनाभ दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे कि एक माचिस की डिब्बी होती है वो भी एक घनाभ की आकृति होती है, तो ईंट भी जो है वो एक घनाभ होती है। और घनाभ का जो आयतन होता है वो हमारा होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कह सकते हैं मोटाई। तो हम कह सकते हैं यहाँ से एक ईंट का जो है वो आयतन हो जाएगा
लंबाई यानी 25 गुणे 10 गुणे 7.5 सेंटीमीटर। और जब ये तीनों, इसमें भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्यूब जो है वो हो जाएगा। अब चाहेंगे तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, या तो इसको ऐसे लिख दिया। आगे जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो इसको साथ में काट लीजिएगा। आगे हमारा क्वेश्चन कह रहा है, अब दीवार की बात की जा रही है, तो दीवार की भी लंबाई देखिए 5 मीटर दे रखा है। अब दीवार से रिलेटेड सारे टर्म जो है वो लिख लेते हैं। दीवार जो है उसकी लंबाई जो है वो 5 मीटर जो है वो दे रखी है। ये मीटर में दे रखी है और बाकी दोनों चीज़ें देखिए सेंटीमीटर में दे रखी है। इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये जो है मीटर में दे रखी है तो इसी को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे सभी मान जो है वो सेंटीमीटर में है। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 5 गुणे 100 से गुणा कर देंगे तो 500 सेंटीमीटर आ जाएगा। इसी के अलावा दीवार की जो चौड़ाई है, यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई भी लिख लेते हैं। ऊंचाई दे रखी हमें दीवार की 350 सेंटीमीटर और जो चौड़ाई है वो हमें दे रखी है 33 सेंटीमीटर। देखिए दीवार से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें लिख ली। अब जैसे एक ईंट का आयतन ऊपर ईंट का निकाला तो वैसे दीवार का भी निकाल लेते हैं। यानी कि कह सकते हैं दीवार का आयतन, ये भी हमारा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा। यानी कि लंबाई कितनी हमने निकाली 500, ऊंचाई या 33 भी पहले लिख सकते हैं, कोई वो नहीं है, 350 गुणे 33। अब देखिए दीवार का आयतन हो गया, एक ईंट का आयतन हो गया, ये दोनों हमें पता चल गया। और कितनी ईंटें निकालनी, ईंटों की संख्या निकालनी, तो हम क्या करेंगे, ईंटों की संख्या निकालने के लिए डिवाइड कर देंगे आपस में, वही हमारी ईंटों की संख्या हो जाएगी। देखिए इसको करते हैं कुछ इस प्रकार हम करेंगे, ईंटों की संख्या बराबर टोटल दीवार का आयतन जो हमने अभी ऊपर निकाला और बटे एक ईंट का आयतन जो कि हमने ऊपर अभी निकाला। एक ईंट का आयतन, दीवार का आयतन हमारा ये हो जाएगा 500 गुणे 350 गुणे 33 और बटे में एक ईंट का आयतन हमने क्वेश्चन में निकाला था, ये 25 गुणे 10 गुणे 25 गुणे 10 गुणे 7.5। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा निकल आएगा। अब देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस जीरो से जो है इस जीरो को काट सकते हैं, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर जीरो पड़ जाएगा। अब 5 से इसको काटें तो 5 5 जा 25, 5 7 जा 35। फिर से काटे 5 1 5, यहाँ पर आ जाएगा 100। अब इसको भी 5 से काट सकते हैं तो 5 1 5, 6 7 2 उधर जाएगा, 5 5 जा 25 और ऊपर काटेंगे तो यहाँ पर 5 दूनी 10 और 0। अभी भी 5 से कट सकता है ये, यानी 5 3 15, यहाँ काटेंगे तो 5 चौको 20। अब 3 से ये कट सकती है संख्या, 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3 और 0, यानी कि 110 गुणे 7 गुणे 4, 7 चौके 28 और 28 को 110 से हम गुणा करेंगे तो हमारे पास हमारा उत्तर आ जाएगा। इधर हम लिख देते हैं 3080 और ये जो है वो ईंटों की संख्या थी, यानी कि ईंट। यही जो है हमारा उत्तर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन, यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 14 की। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि 5000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो हमें बताना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पी यानी कि मूलधन जो है वो हमें दे रखा है 5000 रुपये, दर जो है यानी कि आर जो है वो हमें दे रखी है 10%, एन यानी कि जो समय है वो हमें दे रखा है 3 वर्ष। मिश्रधन वाला फॉर्मूला हमारा होता है मिश्रधन यानी कि अमाउंट जिसको हम कहते हैं उसका फॉर्मूला होता है P1 + R/100⁴n। यहाँ पर मान रखें P जो है हमें दे रखा है 5000, 1 + R जो है वो 10% और बटे 100⁴n यानी कि 3 जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है।
इसको हम सॉल्व करें तो ये जो है अगर यहाँ पर 1 मान लें तो 100 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ से पे हम नेक्स्ट लाइन में आपको करके दिखा देते हैं। 5000 जो है ऐसे ही रहेगा, गुणे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको आप सॉल्व करें तो 100 नीचे लाएंगे और 100 जाए, या तो आप इसको डायरेक्ट 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 100 आएगा और यहाँ पर 100 + 10 यानी कि 110/100 जो है आपका आ जाएगा और इसकी पावर जो है वो 3 आ जाएगी। इस जीरो से ये जीरो आप काट सकते हैं यानी कि 11/10 आएगा, यानी आप लिख सकते हैं इसको 5000 गुणे 11/10 गुणे 11/10 गुणे 11/10, क्योंकि पावर 3 लगी है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे। 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आएगा 6655, यानी हम इसका मान जो आएगा हमारा आएगा 6655 रुपये। ये तो आ गया हमारा मिश्र धन। अब हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन, और मिश्र धन हमने अभी ऊपर निकाला क्वेश्चन से 6655, मूलधन हमें दे रखा था 5000, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है यानी मिश्र धन की जगह मिश्र धन रख दें, मूलधन की जगह मूलधन रख देते हैं। मिश्र धन रख देंगे 6655, मूलधन रख देते हैं 5000 और घटा देंगे दोनों को आपस में तो हमारा आ जाएगा 1655 रुपये, और यही जो है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा और यही हमारा उत्तर हो जाएगा क्योंकि हमारा यही क्वेश्चन में पूछा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा 12y² - y - 1 का जो है वो गुणनखंड हमें करना है। तो सिंपल सा अगर आपको गुणनखंड करना आता है तो आप इजीली तरीके से इसको कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जो बीच वाला हमारी संख्या लिखी रहती है उसको इस प्रकार तोड़ते हैं कि अगर उसके आगे जो है वो माइनस का चिन्ह लगा है तो उसको माइनस के फॉर्म में तोड़ते हैं, अगर प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस के फॉर्म में। तो हमें जो है वो y जो है उसको इस प्रकार तोड़ना है कि जो संख्या 2 आए उसको गुणा करने पर पहली और लास्ट यानी कि 12 को अगर आप 1 से गुणा करेंगे तो 12 आएगा। तो आपको जो है वो y को इस प्रकार तोड़ना है कि देखिए यहाँ पर लिखा है 4 और 4 - 3 में तोड़ा गया, तो 4 और 3 को गुणा करें तो 12 हमारा है और घटाने पर हमारी बीच वाली ही संख्या है, यानी कि बीच वाली संख्या को जो है इस प्रकार तोड़ते हैं कि गुणा करने पर इन दोनों के गुणनफल के बराबर आए और घटाने पर जो है वो हमारी यही संख्या प्राप्त हो। तो हमने क्या किया, 12y² को ऐसे ही लिख लिया और y को जो है हमने 4y - 3y में जो है वो तोड़ दिया। 4y में से 3y जाएगा तो हमारे पास y बचेगा और बाद में क्या किया, y कॉमन ले लिया, जैसे कि यहाँ पर देखिए कॉमन लिया गया तो 4 - 3 और y बाहर और -1। अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाइड कर दिया। उसके बाद इसमें स्टार्टिंग के जो 2 लिखे हैं इसमें जो कॉमन आ रहा होता है वो हम ले लेते हैं, उसके बाद लास्ट में जो कॉमन आ रहा था उसको हम ले लेते हैं। देखेंगे इसमें से 4y हमने कॉमन लिया तो हमारे पास बचेगा 3y - 1। इसी प्रकार +1 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 3y - 1, यानी कि वहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो +1 निकाल लेंगे। अब 3y - 1 यहाँ भी है, 3y - 1 यहाँ भी है, तो 3y - 1 को एक तरफ लिख लिया और 4y + 1 को जो है वो एक तरफ लिख लिया। यही जो है हमारा गुणनखंड हो जाता है। तो यही इसका जो है गुणनखंड हो जाएगा। गुणनखंड जैसे हम सिंपली तरीके से करते हैं वही जो है हमारा प्रोसेस होता है। चलिए बात करते हैं अब अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा बारंबारता पर आधारित, और ये क्वेश्चन जो है BTC DLED जो 2016 का हमने पेपर सॉल्व कराया था, BTC DLED थर्ड सेमेस्टर का सन 2016 का जो पेपर कराया था, सेम वही क्वेश्चन जो है यहाँ पर दिया है। एक्चुअल में कहीं कहीं सेट का जो क्या है ये क्वेश्चन जो है 2017 के द्वितीय बार के पेपर में भी दे रखे हैं, पर कहीं कहीं जो है वो 2017 में दे रखे हैं, पर हम जो सेट सॉल्व कर रहे हैं उसमें जो है 2017 में दे रखे हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी हम 2016 में पेपर में जो है वो करा चुके हैं, वहीं से हम इसको भी ऐड कर दे रहे हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित सारणी में 50 शिक्षार्थियों का भार किलोग्राम में दिया हुआ है, उनके भार का जो है वो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। और एक तरफ जो है वो भार हमें किलोग्राम में दे रखा है और दूसरी तरफ जो है वो शिक्षार्थियों की संख्या दे रखी है। जो भार प्रदर्शित कर रहा है जैसे कि 40 जो भार है वो 4 शिक्षार्थियों का है, मतलब टोटल 50 शिक्षार्थी हैं, उनमें से 4 जो शिक्षार्थी हैं उनका भार जो है वो 40 किलोग्राम है।
एवरेज जो है वो एक दे रखा है। इसी प्रकार 12 का जो है वो 42 है, 18 का जो है वो 43 है और 10 से 4 थे उनका 44 है और जो बाकी बचे 6 हैं उनका जो है वो 45 भार है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, इनके भार का समांतर माध्य। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, एक तरफ जो है वो भार मान लेते हैं जिसको हम मान लेते हैं x, और दूसरी तरफ हम जो है जो विद्यार्थियों की संख्या है या शिक्षार्थियों की संख्या उसको हम मान लेते हैं f, और जो हमारा तीसरा हमें निकालना होता है वो निकालना होता है f इंटू एक्स, यानी ये f और ये x। पहला हमें भार दे रखा है 40, दूसरा हमें दे रखा है 42, तीसरा हमें दे रखा है 43, फिर है हमें 44 और लास्ट है हमारा 45। विद्यार्थियों की संख्या जो 40 है वो उसकी 4 है, फिर 12 है, फिर 18 है, फिर 10 है और लास्ट में जो है वो 6 है। पहले हम f इंटू एक्स इसका निकालेंगे तो 40 को 4 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160, 4 4 जा 16 और ये 0 लग जाएगा। 42 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास, तो 40 को पहले 10 से करेंगे तो 400 और 42 को 2 बार करेंगे यानी कि टोटल हो जाएगा 504, यानी कि 504 जो है वो 42 को 12 से गुणा करने पर आएगा। फिर 43 को 18, ये हमें f इंटू एक्स का मान निकालना है, इसीलिए हम f को x से जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार 43 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 774, 44 को 10 से 410 और इसी प्रकार 45 को 6 से करेंगे तो 270। ये सारे हमारे जो है f इंटू एक्स के मान आ जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, इन सबको जो है जोड़ लेते हैं तो हमारा आएगा 12 4 16, 16 10 26, 26 6 32 और 32 और 18 50। तो इन सबको जोड़ने पर जो है हमारा 50 मान आएगा। ये जो है हमारा मान होता है n का। अभी जो हमारा समांतर माध्य निकालना है उसका फॉर्मूला अभी हम रखेंगे, वहाँ पर आपको ये समझ में आएगा। इसी प्रकार हम इन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 2 1 4 8। ये मान हमारा आएगा सिग्मा एफ एक्स का, यानी कि f इंटू एक्स या एफ एक्स। अब हम हमारा फॉर्मूला लगा लेते हैं समांतर माध्य जो हमें निकालना है। समांतर माध्य या कह सकते हैं A बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे n। सिग्मा एफ एक्स हमने निकाला 2148, n का मान जो हमारा ये निकल के आता है, सीधे यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 2148 बटे 50। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा मान जो है वो हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 42.96 जो है हमारा समांतर माध्य आ जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा। इसमें जो है हमें सिंपल सा चित्र बनाना है। क्वेश्चन देखिए है कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए, वृत्त पर एक बिंदु P लीजिए, बिंदु P से वृत्त की स्पर्श रेखा खींचिए। मतलब रचना जो करनी होती है सिंपल सा वही है। तो सिंपल सा इसका हमें चित्र बनाना है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का जो है हम एक वृत्त खींचेंगे, यहाँ पर हम O मान लेते हैं और इससे एक वृत्त जो है वो खींच लेते हैं। अगर इसकी रचना लिखने को आए तो सबसे पहले हम लिखेंगे 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का O वृत्त केंद्र वाला एक वृत्त खींचा, वृत्त के बाहर बिंदु एक P लिया और O और P को जो है वो मिला दिया आपस में। अब हम क्या करेंगे, O और P जो है इसको व्यास मानकर एक वृत्त खींचेंगे, यानी कि यहाँ से आप व्यास मान रहे हैं, व्यास जो है वो पूरा होता है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की बात की गई है। O और P को व्यास मानकर वृत्त खींचेंगे, जो कि जो पहले वाला वृत्त है इसको A और B इन बिंदुओं पर काटता है, और जो PA है ये वाली जो रेखा होगी यही हमारी स्पर्श रेखा होगी, और PB जो है ये हमारी ये स्पर्श रेखा होगी, ये यहाँ पर टच करेगा।
तो यही जो है पी ए तथा पी बी को मिलाती जो रेखाएं खींचेंगे यही जो है हमारी स्पर्श रेखा हो जाएंगी, पी ए और पी बी। और क्वेश्चन में भी जो है हमें यही बताना था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार आप इसको मतलब चित्र बनाने के बाद रचना विधि हेडिंग डाल सकते हैं और जो है वो पूरा एक्सप्लेन करके जैसे सीरियल वाइज हमने बताया वैसे लिख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा। इसको भी जो है हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो हमने सेपरेट वीडियोस बात की थी उसमें हम इसका सॉल्यूशन करा चुके हैं। तो इसका भी सॉल्यूशन जो है वहाँ अगर आपने नहीं देखा है तो हम इसी में जो है वो ऐड करे दे रहे हैं जिससे कि आप यहाँ पर देख सकें। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे कि यदि लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी जो है वो 3:8 का अनुपात है और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी जो है वो 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी ये हमें बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखने में हो सकता है आपको टफ लग रहा हो। जैसे हमने अभी पीछे 2 क्वेश्चन किए सेम उसी तरीके से आधारित है। आप चाहिए तो इस वीडियो को पॉज करके खुद से जो है इसको ट्राई करके देखिए, उसके बाद जो है वीडियो का सॉल्यूशन देखिएगा। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसको हम थोड़ा सा चित्र के जरिए समझते हैं जिससे आपको और ज़्यादा जो है वो समझ में आए। एक हो गया ये लखनऊ, एक हो गया ये कानपुर और एक हो गया ये इलाहाबाद। ठीक है, कह रहा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में अनुपात जो है वो 3:8 है, यानी कि इससे इसका बीच जो 3 है और लखनऊ से इलाहाबाद का टोटल 8 है। ये रेशियो जो है वो दे रखा है हमें। और आगे क्वेश्चन कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की जो दूरी है वो 200 किलोमीटर है। लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर। ये हमें रेशियो 8 पता है, यही जो है हमें 200 किलोमीटर पता है। तो हमें बताना है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या है। सिंपल सा आप क्वेश्चन समझ गए हैं। इस 8 की वैल्यू जो 8 अनुपात है इसकी वैल्यू हमें 200 किलोमीटर दे रखी है। इस 3 की हमें निकालनी है। सिंपल तरीके से देखिए, 8 की वैल्यू जो है वो हमें पता है 200, 1 की वैल्यू पता है 200/8। 200/8 अगर कट रहा है तो चाहिए तो आप काट लीजिए, या तो डायरेक्ट आप 3 की वैल्यू निकालने के लिए जो है इसी में गुणा कर दीजिए, यानी कि 200/8 × 3। इसको जो सॉल्व कर लेंगे वही आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप देखिए इससे किससे कट रहा है तो 8 जो है ये कटेगा, 8 × 9 8, 8 दूना 16, 4 इधर जाएगा, 8 5 जा 14, 25 आएगा। 25 को 3 से गुणा करेंगे, 75 किलोमीटर आपका आंसर हो गया। सिंपल तरीके से, कुछ भी नहीं करना था इस क्वेश्चन में। ये चीज़ जो लिखा है मैंने आपको केवल समझाने के लिए किया है, वरना आप जो है आप सिंपल तरीके से सोचिए कि लखनऊ से इलाहाबाद का रेशियो हमें 8 पता है और दूरी हमें 200 किलोमीटर पता है। तो 8 की वैल्यू 200, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 200/8, और हमें लखनऊ से कानपुर की बतानी है जो कि 3 रेशियो है हमारा। तो 3 रेशियो की कितनी होगी? 3 से गुणा कर देंगे। हमने इससे पहले बताया आपसे कि अगर एक टॉफ़ी की वैल्यू हमें पता है कि 200/8 है, 3 की निकालनी है तो 3 से गुणा कर दीजिए। देखिए 200/8 × 3 हमने कर दिया, 75 किलोमीटर हमारा उत्तर आ गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी के साथ हमारे BTC DLED सन 2017 के पेपर के सॉल्यूशन के सभी क्वेश्चन जो है पिछले फर्स्ट पार्ट और इस सेकंड पार्ट को मिलाकर जो है वो समाप्त होते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर हमारा प्रयास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे जरूर ऑन करें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।